Hello students, welcome to our online portal. This is our fifth lecture of chapter D block elements. इसमें बेटा हम कुछ प्रॉपर्टीज को ही आगे कंटिन्यू करेंगे जो प्रॉपर्टीज हम अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ते आ रहे हैं. सो टुडेज फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन. डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी रखते हैं. देखिए क्या कह रहा है, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स, most of the transition metal ions form large number of complex और coordinate compound. कहता है ये large number के complex और coordinate compound बनाते हैं in which central atom is surrounded by ligands. जिसमें central atom के around क्या present होते हैं? Ligands present होते हैं. Ligands क्या होता है ये मैंने आपको last lecture में भी बताया था. Ligands आपके पास anions होते हैं, negatively charged particle होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हो या इनके पास लोन पेयर हो. जब एक मेटल आयन लिगेंड से सराउंडेड होता है तो उससे आप कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बोल देते हो. और डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करने की टेंडेंसी बहुत अच्छी होती है. उसका रीजन भी आपको यहाँ पे समझाएंगे. एग्जांपल देखिए पहले कि जैसे आयरन ये क्या कर रहा है, साइनाइड, 6 साइनाइड के मॉलिक्यूल से सराउंडेड है. सिमिलरली यहाँ पे आयरन 6 साइनाइड से फिर सराउंडेड है. चार्ज का डिफरेंस है, यहाँ -3 था और यहाँ -4 है. कॉपर यहाँ पे 4 अमोनिया के साथ सराउंडेड है. इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं. इसका रीजन क्या है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्यों कर सकते हैं. फर्स्ट इज स्मॉल साइज ऑफ मेटल आयन. कि जो मेटल आयन है इनका साइज क्या होता है, छोटा, जिसकी वजह से आसानी से इसके अराउंड लिगेंड्स लग जाते हैं. सेकेंड इज हाई न्यूक्लियर चार्ज. इन मेटल्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से भी ये अपने अराउंड लिगेंड्स को अट्रैक्ट करके रखते हैं. एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट इज प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल व्हिच एक्सेप्ट लोन पेयर डोनेटेड बाय लिगेंड्स. इनके पास खाली ऑर्बिटल होते हैं, कौन से, डी के, जिसमें ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है. कौन से लोन पेयर, जो लिगेंड्स के पास लोन पेयर होते हैं उसको आसानी से एक्सेप्ट कर सकता है. उसको एक्सेप्ट करने की प्रॉपर्टी रखने की वजह से ही ये एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन आसानी से कर सकते हैं. लास्ट में देखो आपको ये नोट डाल के दिया गया, समराइज किया इसको. अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ हाईली चार्ज सेंट्रल पॉजिटिव मेटल. सेंटर में कहता पॉजिटिव मेटल होता है विच विद वेकेंट डी ऑर्बिटल कैपेबल ऑफ रिसीविंग लोन पेयर. कहता साथ में वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं जिससे लोन पेयर को रिसीव करने की प्रॉपर्टी होती है फ्रॉम लिगेंड्स. क्लियर. क्योंकि ये लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है इसलिए इसको लुईस एसिड बोल देते हैं मेटल आयन को. और जो लिगेंड्स हैं जो लोन पेयर डोनेट करता है उससे हम क्या बोल देते हैं, लुईस बेस. क्योंकि लुईस के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो बेसिक नेचर का होता है और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो एसिडिक नेचर का. सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर टुडेज लेक्चर, दैट इज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन. सो हियर सेकंड प्रॉपर्टी इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. Most of the transition metals and their compounds show paramagnetic behavior. तो paramagnetic nature show करते हैं. क्या होता है इसका मतलब, which are weakly attracted by magnet, जो मैग्नेट से अट्रैक्ट करते हैं. क्यों होते हैं? Due to presence of unpaired electron in partially filled d orbitals. कहता जो d orbital है, d orbitals में अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनका जो नेचर है वो कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक. इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर. क्लियर. कुछ एक्सेप्शन है यहाँ पे, लाइक जिंक, कैडमियम, मर्करी, दे आर डायमैग्नेटिक. कहता ये पैरामैग्नेटिक नहीं है, ये कैसे होता है, डायमैग्नेटिक. मतलब ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करते ड्यू टू ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन. क्योंकि इसके पास सभी के सभी इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, पेयर्ड होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं होते, इसलिए पैरामैग्नेटिक या मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करते. नेक्स्ट इज मोर इज द म्यू, मोर इज द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर. कहता जितनी म्यू की वैल्यू ज्यादा होती है, इसे हम बच्चे बोलते हैं म्यू. ये मैग्नेटिक मूवमेंट भी बोल सकते हो आप इसे, मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट. क्लियर.
इसको आप कैलकुलेट करने का ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, म्यू इक्वल्स टू रूट ऑफ n इंटू एन प्लस 2। n क्या है बच्चे यहाँ पे? n इज दी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल है वो n की वैल्यू है। और डायमैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो म्यू की वैल्यू 0 आ जाती है, इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट शो नहीं करता। पैरामैग्नेटिक में जो n की वैल्यू आएगी वो वैल्यू आप यहां पुट कर दीजिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की, जो वैल्यू आप यहां पुट करोगे उसके अकॉर्डिंग इसका नेचर आएगा। जितनी ज्यादा म्यू की वैल्यू होगी उतना मैग्नेटिक बिहेवियर स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? So next here is some question based on these properties. Question is the paramagnetic character in 3D transition series element increases up to manganese. कहता जो ये पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर है 3D ट्रांजिशन, 3D ट्रांजिशन का मतलब क्या है? स्कैंडियम से जिंक की बात कर रहा है, मतलब 21 से 30 एटॉमिक नंबर की बात कर रहा है। कहता ये पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर मैंगनीज तक इंक्रीज होता है और फिर उसके बाद डिक्रीज होता है, एंड देन डिक्रीजेस। कहता है ऐसा क्यों? सिंपल सा रीजन है, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिख के देखोगे 21 से 30 तो 21 से 25 मतलब मैंगनीज तक पहले अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन पहले इंक्रीज होते हैं और 25 के बाद 25 ऑनवर्ड्स जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। अनपेयर इलेक्ट्रॉन उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, पहले इंक्रीज होते हैं 25 तक और फिर उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। इसी वजह से 25 तक तो पहले पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है और फिर उसके बाद डिक्रीज होने लगता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड, कैन स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ M2 पॉजिटिव, Z आपको दे रखा है 27। कहता कैलकुलेट कीजिए मैग्नेटिक मूवमेंट किसकी? ऐसे एलिमेंट की जिसका एटॉमिक नंबर 27 है और उसके ऊपर चार्ज कितना है? 2 पॉजिटिव। तो बच्चे 27 अगर मैं बात करूं तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 27। कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी? पहले ऑर्गन लिख लिया 18, फिर आ जाएगा 3d7 और 4s2। 2 पॉजिटिव दिया आपको, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो 3d7 बच गया। 3d7 जो इसमें बच जाएगा, हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है बेटा इसमें, दैट इज एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय फॉर्मेशन देखिए क्या, एलॉय इज ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 or more elements obtained by melting the compound and then cooling the melt। मतलब क्या देखो बेटा इसका, आपके पास मान लीजिए 2 मेटल्स हैं, आपने क्या किया, मेटल ए और मेटल बी, पहले आपने इन दोनों को मेल्ट किया, मेल्ट करने के बाद दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों को मिक्स करने के बाद दोनों को कूल कर लिया, ठंडा कर लिया। क्लियर? जब दोनों ठंडे हो जाएंगे फिर दोनों एक ही चीज बन जाएंगे और उसको हम क्या बोल देंगे? एलॉय। फॉर एलॉय फॉर्मेशन देयर शुड बी सिमिलरिटी इन मेटेलिक साइज। किसका आप एलॉय बना सकते हो? ऐसा नहीं कुछ भी एलिमेंट किसी में भी मिला दो, अगर मेटेलिक साइज सिमिलर हो तो एलॉय फॉर्मेशन करना आसान हो जाता है, अगर उनका स्ट्रक्चर सिमिलर हो तो एलॉय फॉर्मेशन करना आसान हो जाता है, अगर उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज मिलती हो तो एलॉय फॉर्मेशन करना आसान हो जाता है। क्लियर? ट्रांजिशन एटम मेटल्स फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ एलॉयज ड्यू टू ऑलमोस्ट सेम साइज। जो ट्रांजिशन मेटल है, कहता ये बहुत सारे एलॉय बना सकते हैं क्योंकि इनके साइज के अंदर ज्यादा वेरिएशन नहीं होती, ये सिमिलर साइज के मेटल आयन होते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे देखो एक एग्जांपल भी दिया गया इसमें, ये कॉपर था और ये जिंक था। कॉपर को आपने सिंपल
सर्कल से डिनोट किया होगा और जिंक को शेडेड सर्कल से डिनोट किया होगा। हमने इन दोनों को मिक्स करवा दिया क्योंकि दोनों के साइज सिमिलर थे, साइज के अंदर ज्यादा वेरिएशन नहीं थी। क्लियर? और जब दोनों को हमने मिक्स करवाया तो अब आप इसको क्या बोल सकते हो? इट इज एलॉय, एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। क्लियर? ये जरूरी नहीं है कि आपके पास जो एलॉय है वो दो ही मेटल से बन सकता है। इट कैन बी मोर देन 2 मेटल्स ऑल्सो, 2 से ज्यादा मेटल्स भी उसके अंदर हो सकते हैं। क्लियर? जैसे आपको कुछ यहां पे एग्जांपल दे रखी है, फर्स्ट इज ब्रास, कॉपर और जिंक, 80% कॉपर 20% जिंक, ये ब्रास बन जाएगा। सेकंड ब्रोंज, 80% कॉपर 10% जिंक 10% टिन, ये ब्रोंज बन जाएगा। बेल मेटल 80% कॉपर 20% टिन, गन मेटल 90% कॉपर 10% टिन। ये अलग अलग कंपोजिशन दी गई है, इन कंपोजिशन को आपने याद रखना है। ठीक है? यहाँ पे मोनल मेटल दिया हुआ है 30% कॉपर, 67% निकल एंड 3% मिक्सचर ऑफ आयरन एंड मैंगनीज। क्लियर? ये कंपोजिशन पेपर में पूछी जा सकती है, इसके ऊपर एमसीक्यू बन सकता है, इसलिए कंपोजिशन आपने याद रखनी है। जो इंपॉर्टेंट है एलॉयज, ये सब मैंने आपको यहाँ पे मेंशन करके दी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास इसमें जो एलॉय की आ जाएगी, एलॉय आर हार्डर एंड डेंसर देन इट्स कंपोनेंट। जिन जिन कंपोनेंट से आप इसको बनाते हो उससे ज्यादा हार्ड भी होता है और उससे ज्यादा डेंस भी होता है। उसके बाद क्या कह रहा है? एलॉयज आर ब्रिटल एंड लेस मेलिएबल देन मेटल। कहता है इसका ब्रिटल नेचर भी होता है और मेटल से कम मेलिएबल होते हैं। मतलब जितनी ज्यादा पतली शीट्स मेटल की बन सकती है उतनी पतली शीट्स उसके एलॉय की नहीं बन सकती। क्लियर? सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एलॉय। नेक्स्ट, एलॉय के अंदर ही हमारे पास एक और कंपाउंड आ जाता है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। जैसे मैंने आपको एलॉय में बताया कि एलॉय में वो आपके पास मेटल्स आते हैं जिनका साइज सिमिलर हो, पर इंटरस्टिशियल में ऐसा नहीं है। द कंपाउंड इन विच स्मॉल एटम like hydrogen, boron, carbon, nitrogen occupy the void space. Void space क्या होता है बच्चे? जो थोड़ी सी जगह बची हो, खाली जगह। Occupy the void space in the lattice of any metal is called interstitial compound. ध्यान से समझना बेटा इसको। देखो मान लो ये आपके पास मेटल के कोई एटम पड़े हैं साथ साथ, ठीक है? अब इसके अंदर मैं रेड कलर से मेंशन करता हूं, जो ये बीच में जगह बच गई, अगर यहां पे कुछ मेटल्स आ जाए, कुछ मेटल या नॉन मेटल हम यहां पे फिट कर दें, जो कि खाली जगह पड़ी थी बीच में एटम्स की, जिसे हम वॉइड्स बोल देते हैं। अगर इसके बीच में कोई आपके पास मेटल या नॉन मेटल आ रहा है, अब इसको हम क्या बोल सकते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बोल सकते हैं। क्लियर? ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स like titanium carbide, iron hydride, titanium nitride, titanium hydride। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की एग्जांपल। क्लियर? यहां तक किसी को डाउट है तो देखिए बच्चे। नेक्स्ट देखिए बेटा, इसमें क्या है? सम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स आर। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब क्या है? जिसमें ऐसे कंपाउंड पॉइंट्स में प्रेजेंट, ठीक है? जैसे वेनेडियम के साथ सेलेनियम लिया हुआ 0.98 लिख दिया, आयरन के साथ ऑक्सीजन 0.94 लिया हुआ है, टाइटेनियम के साथ हाइड्रोजन इसमें आपने 1.7 लिया हुआ है, ठीक है? ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की एग्जांपल है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर हार्ड एंड डेंस। This is because the smaller atom occupied the void space। कहता बीच में जो खाली जगह थी, ये voids थे, ये भी ऑक्यूपाई हो गया, इसलिए ये डेंस बन जाते हैं, हार्ड बन जाते हैं, लीडिंग टू मोर क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर। जिससे स्ट्रक्चर जो है वो और ज्यादा क्लोजली पैक्ड बन जाता है। ड्यू टू ग्रेटर इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन द स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक मोड इंक्रीजेस, दैट इज
दी बॉन्ड्स आर हार्ड एज डायमंड, कहते हैं इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं बॉन्ड्स कि ये डायमंड की तरह स्ट्रॉन्ग या डायमंड की तरह हार्ड बन जाता है। क्लियर? क्योंकि बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं स्ट्रक्चर। क्लियर? किसी को यहां तक डाउट नहीं होगा? आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा ये। नाउ बेटा लिसन केयरफुली। यस सर। जो KMnO4 है हमारे पास, दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो जब चैप्टर शुरू हुआ था मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, पहले हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज आएंगी। ये अभी तक हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे एलॉय फॉर्मेशन में कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है। अब ये आपके पास मेन टॉपिक शुरू होता है, दैट इज KMnO। जो मेन टॉपिक अब ये KMnO4 का मैं इसमें आपको बता रहा हूं, इसमें स्टार्ट करते हैं KMnO4 को, दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट। सबसे पहले तो आपने इसमें KMnO4 की प्रेपरेशन सीखनी है। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 फ्रॉम पायरोलुसाइट ओर। हम किससे बना सकते हैं KMnO4 को? पायरोलुसाइट ओर से बना सकते हैं, पहला पॉइंट। क्लियर? पायरोलुसाइट ओर किसको बोलते हैं बेटा? हम बोलते हैं पायरोलुसाइट ओर किसको? MnO2, मैंगनीज ऑक्साइड को हम पायरोलुसाइट ओर बोलते हैं। दी प्रेपरेशन इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप। क्या क्या स्टेप है? स्टेप 1 समझना बेटा ध्यान से। स्टेप 1 कह रहा है दी फाइनली पाउडर्ड पायरोलुसाइट मिनरल इज फ्यूज्ड विद KOH और K2CO3। कहता है जो MnO2 है इसको पाउडर फॉर्म में लीजिए और इसकी रिएक्शन करवा दीजिए या तो KOH के साथ या फिर K2CO3 के साथ, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। हमने एग्जांपल KOH की ली हुई। और इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कहता है या तो एयर की प्रेजेंस में, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, लाइक KNO3 और KClO3। ये ले लिया KNO3 और ये ले लिया KClO3। ठीक है बेटा ध्यान से सुनना। देखो MnO2 तीनों में है, तीनों रिएक्शंस में। KOH आपका तीनों रिएक्शंस में, या इसको एयर के साथ रिएक्ट करवा दो, या KNO3 के साथ, या KClO3 के साथ। जब आप इसको ऐसा रिएक्ट करवाओगे तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? देखो K2MnO4, K2MnO4, K2MnO4। क्या यही बनाना था? नहीं, हमने बनाना था KMnO4। और बना क्या? K2MnO4। K2MnO4 को हम बोलते हैं पोटेशियम मैंगनेट। क्या बोलते हैं? पोटेशियम मैंगनेट बोलते हैं। पोटेशियम मैंगनेट बन गया, बनाना था पोटेशियम पर मैंगनेट। इसीलिए बोलते हैं कि ये एक स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी, पहले स्टेप में आपको पोटेशियम मैंगनेट बनाना पड़ेगा। साथ में क्या बन रहा है? वो साइड प्रोडक्ट है, उसकी आपको जरूरत नहीं है। यहां वाटर बन रहा है और इसमें KNO2 और KCl साथ आ जाएगा। Now, this is the second step, oxidation of K2MnO4 into KMnO4। अब आपने ऑक्सीडेशन करनी है इसकी, ध्यान से देखिए। ऑक्सीडेशन करने के हमारे पास दो मेथड है इसमें, टू मेथड्स। फर्स्ट इज बाय केमिकल ऑक्सीडेशन, सेकंड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन। केमिकल ऑक्सीडेशन में देखो क्या कह रहा है आपको, K2MnO4 is bubbled with chlorine और ओजोन। ये K2MnO4 जो बना था लास्ट रिएक्शन में, इसकी रिएक्शन या तो क्लोरीन से कर दो या ओजोन से कर दो। अगर ओजोन से कर रहे हो तो वाटर की प्रेजेंस में करना पड़ेगा, और अगर क्लोरीन से कर रहे हो तो सिंपल क्लोरीन ही चाहिए। जब आप ये रिएक्शन करते हो तो आपको KMnO4 मिल जाएगा। यही आपका फाइनल प्रोडक्ट चाहिए था। इसमें साथ में KCl बन रहा है, यहाँ पे KOH और O2 बनेगा। ये साइड प्रोडक्ट की इसको आपको इतनी जरूरत नहीं है, लिखने तो पड़ेंगे रिएक्शन में, पर आपको जो मेन प्रोडक्ट रिक्वायर्ड था दैट वाज KMnO4। ये आपका दो स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो गई अगर आप इस मेथड को फॉलो करते हो। पहले स्टेप में क्या था बेटा, ये तीन रिएक्शन थी, तीनों में से कोई भी एक रिएक्शन याद रख सकते हो, यस, एनी वन ऑफ दीज थ्री रिएक्शन। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे दो रिएक्शन दी गई है केमिकल मेथड में, इन दोनों में से भी कोई एक रिएक्शन आप याद रख सकते हो, वेदर विद क्लोरीन और विद ओजोन एंड वाटर।
KMnO4 आपका बन जाएगा। बट अगर आपको केमिकल ऑक्सीडेशन नहीं करनी, इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन करनी है, फिर आपको ये मेथड इन्वॉल्व करना पड़ेगा। इसको फॉलो करेंगे। इसमें क्या है, जो K2MnO4 आपका बना, इसको आयोनाइज कर लीजिए वाटर के साथ। क्या बन जाएगा K2MnO4 में? K पॉजिटिव और MnO4 2 नेगेटिव। और वाटर आयनाइजर क्या बनाएगा? H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव बन जाएगा। हमें पता है कि जब इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन होती है तो दो इलेक्ट्रोड्स यूज होती है साथ में, कौन कौन सी? कैथोड एंड एनोड। कैथोड के पास नेगेटिव चार्ज, एनोड के पास पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव अट्रैक्ट करवा दिया H पॉजिटिव, पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव अट्रैक्ट करा दिया, दैट इज MnO4 2 नेगेटिव। MnO4 2 नेगेटिव, क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बना देगा? MnO4 नेगेटिव। हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है तो ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और क्या बना देगा? इलेक्ट्रॉन गेन करके H बना देगा। ये H और H मिलकर क्या लिख सकते हैं? H2 लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये तो हाइड्रोजन गैस मिल गई, इसका कोई हमारे पास कोई पर्पज नहीं है। ये हमें जरूरत थी MnO4 नेगेटिव बन गया। अब ये MnO4 नेगेटिव और ये K पॉजिटिव जो यहां प्रेजेंट है, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे? KMnO4 बना देंगे। और यही आपका फाइनल प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है। इस तरीके से आप ये इलेक्ट्रोलिटिक मेथड को यूज करके भी KMnO4 बना सकते हैं। तो ये हमारे पास बच्चे इसमें दो मेथड है जिसमें आप KMnO4 बना सकते हो, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रिपरेशन, तो इसको ध्यान से करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स।